नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की हार भारतीय जनता पार्टी को अभी काफ़ी लंबे समय तक सालती रहेगी। हारे क्यों? ये स्थिति क्यों आई? क्यों ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो इंडी गठबंधन था सपा और कांग्रेस का, उससे पिछड़ गई? पर विचार करने से पहले सोचना ये पड़ेगा कि जीते क्यों थे। लगातार 4 चुनाव जीते, एक नहीं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव। चारों जीत में 3 लोगों का योगदान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 17 के बाद जो है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके अलावा 2013 में जब अमित शाह प्रभारी महामंत्री बनकर आए, राष्ट्रीय महामंत्री थे उस समय पार्टी के, और उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला, तो उन्होंने एक जातीय समीकरण बनाया भारतीय जनता पार्टी का, जो उसके पास पहले नहीं था, और अलग अलग जातियों को, छोटी छोटी जातियों को पार्टी से जोड़ा। अब देखिए, जोड़ने का एक ही तरीका होता है, उनको जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, सत्ता में हिस्सेदारी देना। केवल वादे से, नारे से ये जुड़ाव नहीं होता है। तो अमित शाह ने एक फॉर्मूला बनाया, एक रणनीति बनाई। उन्होंने ध्यान दिया टिकट वितरण पर कि किस जाति समूह का कहाँ ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ का हमारा सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार कौन हो सकता है उस समाज से, उसके हिसाब से टिकट का वितरण हुआ और नतीजा आपके सामने है। 2014 में 71 + 2 73, 73 आउट ऑफ 80। 2017 में 312, 403 में से 312 अकेले और साथियों के साथ 325। फिर आया 2019, सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन हो गया। बहुत ही सशक्त गठबंधन था। उसके सामने भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल 9 सीटों का नुकसान हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो सामाजिक गठबंधन है कितना मजबूत है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की एक मियाद होती है, एक समय होता है। उसको अगर आप रीजुविनेट ना करें, उसका पुनर्नवीकरण ना करें, उसको पुनर्नवा ना बनाएं, तो फिर वो बासी पड़ने लगती है। इसका संकेत 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाता ने देना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। तो जो अमित शाह ने 2013-14 में आकर किया था, उससे सबक सीखा किसने? अखिलेश यादव ने। अमित शाह की रणनीति को अखिलेश यादव ने इस चुनाव में अपनाया। कोई कमाल नहीं किया अखिलेश यादव ने, कोई चमत्कार नहीं किया अखिलेश यादव ने। उनका जो है राजनीतिक आधार कोई बहुत बड़ा बढ़ा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अमित शाह ने जो 2013-14 में किया था, उसी की नकल की और सफल नकल की। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस कदम को इग्नोर किया, उसकी उपेक्षा की। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। तो टिकट वितरण के कारण लगातार 4 चुनाव जीते थे और टिकट वितरण के कारण ही 5वां चुनाव हारे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये बाकी जो बातें हैं कि इस मुद्दे का असर हो गया, उस मुद्दे का असर हो गया, वो सब बातें अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर टिकट वितरण ठीक से किया होता और समाजवादी पार्टी जिस तरह से टिकट वितरण कर रही थी उस पर नज़र रखा होता, तो शायद ये नतीजा ना आता। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने किया क्या? अखिलेश यादव ने ऐसा बताते हैं कि चुनाव से पहले पूरे प्रदेश से अपने जो यादव और मुस्लिम नेता थे उनकी बैठक बुलाई और उस बैठक में ये कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हम आपको टिकट ज़्यादा नहीं देंगे। तो अपने यादवों में सिर्फ अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया। उसके अलावा जो वो जिन 63 सीटों पर लड़े 63 पर, उनमें से केवल 6 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। उनसे ये कहा कि आपके इलाके में जिस जाति का सबसे तगड़ा उम्मीदवार हो, सबसे सशक्त उम्मीदवार हो और उस जाति के लोगों की संख्या भी भारी हो, अच्छी हो,
उसको टिकट देंगे। आप इस चुनाव में उसका समर्थन कीजिए, आपको हम विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। जब हम आपको विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे तब तक इन जातियों के जो उम्मीदवार हैं वो सांसद बन चुके होंगे, तो वो अपनी जाति का वोट आपको दिलवाएंगे। इसी रणनीति के तहत आप देखिए कि यादव और मुसलमानों को ज़्यादा टिकट न मिलने के बाद भी उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का साथ दिया, और मायावती जिन्होंने मुसलमानों को अनुपात से ज़्यादा टिकट दिया उनको कोई समर्थन नहीं मिला। तो ये काम जो अमित शाह ने 2013-14 में शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी इसको भूल गई। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण किस तरह से हुआ, ये जिस दिन हुआ, घोषणा हो रही थी सूचियों की, तब से लोगों को आश्चर्य हो रहा था। उस इलाके के लोगों को और ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि अरे भाई, इनका टिकट कटा क्यों नहीं, इनको फिर से टिकट क्यों दे दिया, और इस फला को टिकट क्यों दे दिया, बाहर से आए इस व्यक्ति को किस आधार पर टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण का कोई आधार नहीं था, न तो ज़मीनी वास्तविकता थी, न फीडबैक था, न कार्यकर्ता से कोई फीडबैक लिया गया, न संगठन से कोई फीडबैक लिया गया, और न ही सरकार से कोई फीडबैक लिया गया। टिकट ऐसे बांटे गए ये मानकर कि 4 चुनाव हमने जो समीकरण बनाया था वो हमारा बना हुआ है, पुख्ता है, और लाभार्थी ने उसको और मजबूत कर दिया है, और रही सही कसर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पूरी कर देगी। तो प्रधानमंत्री के नाम पर लोग उम्मीदवार के बारे में जो भी उसकी कमी है उसको भूल जाएंगे। जिन सांसदों को रिपीट किया गया उनमें से ज़्यादातर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी। अगर अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेते तो मालूम हो जाता कि इनकी हार तय है, लेकिन सब कुछ ये मानकर पार्टी नेतृत्व चल रहा था कि हम बिजली के खंभे को भी लोकसभा चुनाव में खड़ा कर देंगे तो वो भी मोदी के नाम पर जीत जाएगा। वो लोग, जिन लोगों ने ऐसा किया, वो भूल गए मोदी की ही बात को। 2019 के चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी के सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि हर बार मैं चुनाव जिता दूंगा, मेरे नाम पर आप चुनाव जीत जाएंगे बिना कुछ काम किए। तो अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको अपने चुनाव क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से संपर्क रखना पड़ेगा, उनके काम कराने पड़ेंगे, और अपने चुनाव क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा। तो जो लगातार अपने मतदाता के संपर्क में रहेगा वो अच्छी स्थिति में रहेगा। उसके लिए उन्होंने कई कार्यक्रम शुरू करवाए, अलग अलग तरह के कार्यक्रम करवाए, सोशल मीडिया पर एक्टिव कराया सांसदों को। लेकिन सांसदों में एक लेथार्जी कहें, एक आलसीपना, और उसके साथ साथ आ गया अहंकार कि हमको कौन हरा सकता है, हम तो मोदी के नाम पर जीत कर आएंगे, हमको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मोदी का नाम काफ़ी है, उसी नाम पर हम जो है फिर से संसद में पहुंच जाएंगे। और ये जो एटीट्यूड था भाजपा के सांसदों का, इसका संकेत मतदाता जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में दे चुका था। उस समय फिर भी उसने रियायत की। मोदी योगी के नाम पर बहुत से उम्मीदवारों को, और विधायक थे जिनको फिर से टिकट मिला था, उनसे नाराज़गी को छोड़ दिया कि मोदी और योगी को देखते हैं, उम्मीदवार को छोड़ दीजिए। उम्मीद कर रही थी पार्टी कि फिर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं होने पाए इसकी तैयारी अखिलेश यादव ने की है। उन्होंने छोटी छोटी जातियों को अलग अलग जगहों पर, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, अपने कोर वोटर बेस से सबसे कम उम्मीदवार दिए, और अपने कोर वोटर बेस के बाहर सबसे ज़्यादा उम्मीदवार दिए, और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का जो नया कोर वोटर बेस बना था उसमें सेंध लगाई है। जब वहाँ उन लोगों को लगा, देखिए चुनाव कुल मिलाकर ये राष्ट्रवाद, ये हिंदुत्व, ये सब बातें सब ऊपर ऊपर होती हैं। आखिर में व्यक्ति इस आधार पर फैसला करता है कि हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या भला होगा। तो सबको ये चाहिए कि हमारा भला हो। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 77 सालों में, और जितने समय समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात करें, सत्ता में रही, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी, एक भ्रष्ट तंत्र जो है
उसकी ऐसी आधारशिला तैयार की है कि जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। कार्यकर्ता हो या जनप्रतिनिधि हो, उसको अपना काम चाहिए, अपने लिए ठेके पट्टे चाहिए, अपने लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि अपने कार्यकर्ता का काम नहीं होता, और उनका कार्यकर्ता जब देखता है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता, उसकी सरकार आती है तो उसके धड़ाधड़ काम होते हैं, तो उसको लगता है कि हमारा स्टेक क्या है इस सरकार में, इस पार्टी के आगे बढ़ने में, इस पार्टी के सत्ता में आने में हमारा तो कोई स्टेक ही नहीं है। हमको तो वही दरी बिछाना है। अब तो दरी बिछाने का भी काम कार्यकर्ता के पास नहीं रह गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है। तो कार्यकर्ता की घटती भूमिका और उससे ज़्यादा उसका घटता हुआ महत्व, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ा। मैं सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जिन प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया है आप वहाँ देख लीजिए कार्यकर्ता की स्थिति पार्टी के, और जहाँ खराब प्रदर्शन हुआ है वहाँ देख लीजिए। दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का ऐसा रिजल्ट क्यों आया। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा ने कोर्स करेक्शन किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। 2019 में जब सरकार बन गई और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बन गए, पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया, तो जगत प्रकाश नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया। जगत प्रकाश नड्डा जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन वो संगठन के आदमी नहीं है। वो बैठक भोजन विश्राम वाले नेता है। मुझे कोई भी भाजपा का नेता कार्यकर्ता बता दे कि 2019 से 2024 के बीच में जब वो अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने जो काम अमित शाह ने किया था, जो सामाजिक समीकरण अमित शाह ने बनाया था, उसको मजबूत करने के लिए क्या किया, कौन सा एक कदम उठा। कोई एक काम अगर मुझे बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूं, वो सही है। एक काम ऐसा नहीं हुआ जिससे उस सामाजिक समीकरण को ताकत मिले, बल्कि जो काम हुए, जो शिकायत आ रही है वो ये कि जिस वर्ग का वोट नहीं मिलता उस वर्ग से आपने मंत्री बना दिए, संगठन में पद दे दिया, और जो लगातार वोट देते रहे उनकी उपेक्षा की। सबसे बड़ा उदाहरण जाटव और पासी समाज का है। दोनों दलित समाज से आते हैं। पासी एक लंबे समय तक कांग्रेस का वोटर रहा, फिर बीच में वो मायावती के साथ भी गया, और अब पिछले 10 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मंत्री पद की बात हो या संगठन में पद की बात हो, जाटवों को ज़्यादा तरजीह मिली, ज़्यादा जगह मिली। तो उनको लगा कि हम वोट देते हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, जो वोट नहीं देता है उसको मिल रहा है, तो हम क्यों साथ दें। तो इस चुनाव में पासी समाज ने पूरी तरह से सपा और कांग्रेस गठबंधन का साथ दिया। ये जो बात हो रही है आरक्षण की वजह से और आरक्षण के कारण ऐसा हो गया, वो बात पूरी तरह से गलत नहीं है। आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस और सपा ने अभियान चलाया, और उन्होंने बड़ा सघन अभियान चलाया, उसको महत्व नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा नहीं कि इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको दबाने की, उसको मोड़ने की कोशिश की गई मुस्लिम आरक्षण से, लेकिन मुस्लिम को आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे दलित समाज और अति पिछड़ा समाज को कोई मतलब नहीं। उनको अपने आरक्षण से मतलब है। और दूसरी बात जो हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट शुरू हुए, उससे उनको विपक्ष के प्रचार को बल मिला कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरियां दी जाती हैं उसमें आरक्षण नहीं होता है, दरअसल ये नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की योजना पर चल रहे हैं। उसका विश्वास हो गया। बीजेपी की ओर से उसकी काट के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया, कोई तथ्य नहीं दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा भूपेंद्र पटेल को। भूपेंद्र पटेल अध्यक्ष बने तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसको अगर ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो कम तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वो खुद अपना गुट बनाकर बैठ गए, पैरेलल पावर सेंटर बनने की कोशिश की। तो अध्यक्ष के रूप में वो गोबर गणेश साबित हुए। अपने क्षेत्र में, चाहे विधानसभा का 2022 का चुनाव रहा हो, चाहे ये चुनाव हो,
वो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं दिला सके। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ये पार्टी के लिए 500 नए वोट जोड़ने की क्षमता नहीं रखते और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। ये अपने इलाके में पार्टी को नहीं जिता पाते, लेकिन इनको जो है पद क्यों मिला हुआ है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्या पार्टी में विभिन्न समाज के लोगों का अभाव इतना हो गया है कि उनसे नेता खड़े नहीं किए जा सकते, बनाए नहीं जा सकते? जो बन गए हैं उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है। उनकी सारी कोशिश होती है, चाहे वो भूपेंद्र पटेल हों, चाहे वो दूसरे नेता हों, उनकी कोशिश होती है कि हमारी कुर्सी, हमारा स्थान कैसे बचा रहे। उसके लिए हमको जो करना है हम करेंगे। पार्टी का नुकसान होता है तो हो जाए, पार्टी है उसकी चिंता करेगी, फिर खड़ी हो जाएगी। नहीं तो मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी तो हैं ही मेहनत करने के लिए, हमको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो इससे आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में हो क्या रहा है। एक कार्यकर्ताओं का जो आरोप है वो है ओवर सेंट्रलाइजेशन का, संगठन में भी सरकार में भी। अब इसमें चाहे जितनी सच्चाई हो ना हो, लेकिन ये परसेप्शन बनना पार्टी के कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित करता है, उनको हताश करता है। और होता यह है कि फिर वो उतने मन से काम नहीं करते, उस तरह से सक्रिय नहीं होते। इस चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन कहीं बहुत सक्रिय नजर नहीं आया। सब मानकर चल रहे थे कि मोदी जी तो है ही, योगी जी तो है ही, चुनाव जिता देंगे। ये जो अति निर्भरता है उसने और बड़ा नुकसान किया। भाई योगी जी, मोदी जी, अमित शाह हैं, लेकिन आपको ज़मीन पर काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर ज़मीन पर आप खड़े नहीं होंगे, लोगों का दुख सुख नहीं जानेंगे। और सबसे बड़ा फेल्योर जो है ये पन्ना प्रमुख वाला प्रयोग है। पन्ना प्रमुख कहीं नहीं था। शायद ही एक आध जगह, कुछ जगहों को छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं उसकी सक्रियता दिखाई नहीं दी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, मतदान के समय पता चलता है, मतदान से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, कि पर्चियां लोगों के घर पर पहुंचती हैं कि नहीं, कि आपका वोट कहां है, किस पोलिंग बूथ पर है। सबसे कम पर्चियां इस बार पहुंची हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि संगठन कितना सक्रिय था। तो संगठन की निष्क्रियता और टिकट बांटने में लापरवाही इस अर्थ में कि आपने अपने विरोधी की रणनीति को समझने की कोशिश भी नहीं की। उसकी काट तो जब समझने की कोशिश करते तब उसकी काट करते। दूसरा, आप इस मुगालते में रहे कि हम जिसको चाहे टिकट दे सकते हैं और जिसको चाहे जिता सकते हैं। हमको अब सामाजिक समीकरण का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमने इस सामाजिक समीकरण जो बनाया है वो पक्का हो चुका है, उसमें कोई टूट नहीं हो सकती, कोई सेंध नहीं लगा सकता। इसी गलतफहमी का नतीजा है उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा का, जहां बीजेपी की सीटें इतनी कम हो गई। तो जो संकेत मतदाता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया, उस संकेत को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। उसका नतीजा है 2024 का जो परिणाम आया, जो सीटें घटी हैं। और जिस तरह के लोगों को लाया गया है, ओम प्रकाश राजभर को लाने से कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि मैं कह रहा हूं, जयंत चौधरी के आने का भी लाभ नहीं मिला। संजीव बालियान का हारने का मतलब है कि जयंत चौधरी के आने के बाद भी जाटों ने वोट नहीं दिया। और भी समाज है जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन जब जयंत चौधरी विरोध में थे, जब उनके पिता अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तब जाटों का जितना समर्थन मिला उतना भी शायद इस बार संजीव बालियान को नहीं मिला। तो उसमें और बहुत से फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। लेकिन इनके आने से, जिन लोगों को लाया गया उनके आने से, या जैसे धर्म सिंह सैनी को आखिरी वक्त पर लाया गया, इनके आने से पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी में जो लोग पहले से थे उन्होंने अपने को उपेक्षित महसूस किया।
पार्टी का जो कैडर है, जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहा है, वो बाहर से आने वालों से बड़ा आतंकित है। उसको लग रहा है कि हमारी इतने साल की सब मेहनत बेकार हो गई है। बाहर से कोई आता है, कोई एमएलसी बन जाता है, कोई राज्यसभा सदस्य बन जाता है, कोई टिकट पा जाता है, कोई पदाधिकारी बन जाता है। हम जो करते थे वही करते रह गए। तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हो रहा है, और इस बीमारी को रोका नहीं गया तो ये संक्रामक बीमारी का रूप ले सकती है और आने वाले समय में और ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।